हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अधोसंरचना का 4th लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके 3 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमारा थोड़ा सा ही बचा, उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बता देती पहले कि हमने क्या क्या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम आज का पढ़ेंगे। तो मैंने अधोसंरचना आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, जैसे आशय हो गया है राज्य की अधोसंरचना, जो कि 2 प्रकार की है, एक आर्थिक और सामाजिक। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि आर्थिक केवल मैं इसमें पढ़ाऊंगी, जो सामाजिक अधोसंरचना है वो क्या पढ़ेंगे हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे सामाजिक अधोसंरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये हमें अलग लेक्चर में पढ़ना होगा। फिर मैंने बताया था कि अधोसंरचना का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन सुविधाओं और संसाधनों की आवश्यकता होती है उसे हम अधोसंरचना कहते हैं। ये मैंने बता दिया था। फिर ये आशय के रूप में मैंने बता दिया था आप लोगों को। राज्य की अधोसंरचना में कौन कौन सी ऊर्जा आता है, ऊर्जा भी किस प्रकार से, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर ये पवन ऊर्जा 2012 में नीति लाई गई थी, उसके बारे में ये सब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार हमारे यहाँ पर कुल ऊर्जा का उत्पादन 28,800 मेगावाट इतना उत्पादन किया जाता था। ठीक है। फिर ऊर्जा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है हमारे यहाँ पर राष्ट्र में। फिर सौर ऊर्जा में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 8वें स्थान पर है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। थोड़ा थोड़ा ही मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि हमने क्या क्या जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली। फिर यहाँ पवन ऊर्जा में हमारे मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है, वो भी बता दिया था। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत नवीनीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हमें 4500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे मैंने परिवहन बताया था, जिसमें हमने सड़क परिवहन पढ़ा था। हमारे मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कुल 72,961 किलोमीटर है। उसमें से मैंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग, इनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सड़कों की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर आता है। फिर मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 46 है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो 46 है। और हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे भी कौन सा है? 46। नेशनल हाईवे 46 भी हमारे यहाँ पर है। फिर आगे मैंने बताया था कि सड़क से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली गई। तो सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसमें कहा गया था कि 500 आबादी वाले क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर 500 तक की आबादी होगी, वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। परंतु जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर 250 से अधिक व्यक्ति भी रहते हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों को छूट दी गई है। और ये सड़क किस प्रकार से होनी चाहिए? 12 मासी, अर्थात 12 महीने तक चलने वाली सड़क हो गई है। तो 12 मासी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2014 को। तो 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की प्रारंभ किया गया था। तो इसमें मैंने बताया था किसानों के घर से लगाकर सड़कों का निर्माण, किसानों के घर से खेतों तक सड़कों का निर्माण करना इसका लक्ष्य था। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती जाती, रिवीजन टाइप का। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 2010-11 में की गई थी। इसके अंतर्गत भी देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दोनों का जो उद्देश्य वो एक ही है ना, परंतु स्थापना इनकी अलग अलग की गई थी। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की यह योजना 2010-11 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य भी था 500 की आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाए। परंतु जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर 250 से अधिक व्यक्ति जो आबादी होंगी, वहाँ पर उनका सड़कों का निर्माण किया जाए। और ये सड़क किस प्रकार की होगी? 12 मासीय सड़कों का निर्माण किया जाए। इसका उद्देश्य भी यही था। फिर मैंने सड़क के बारे में बताया था कि सड़क जो संसाधन, जो सड़क है हमारी, वो परिवहन, सड़क परिवहन सबसे सुगम एवं सस्ता साधन है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 72,961 किलोमीटर है। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। फिर नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मैंने बताया था, नेशनल हाईवे 46 है, उसके बाद 44 है और 47 है। ये नेशनल हाईवे हमारे यहाँ पर हो गए। राजमार्गों की संख्या बताई थी मैंने, राजमार्गों की जो राजमार्ग है, सड़क है, उनकी संख्या बताई थी। जिला मार्ग की बताई थी। फिर मैंने एक्सप्रेस वे बताए थे कि कहाँ से, चंबल एक्सप्रेस, विंध्य एक्सप्रेस और कौन सा हो गया, चंबल एक्सप्रेस। फिर मैंने बताया था नर्मदा एक्सप्रेस वे, मालवा विकास पथ, इनके बारे में बताया था अच्छे से डिटेल में, है ना। अब मैंने रेल परिवहन के बारे में बताया था। हमारे मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, उसके बारे में बताया था।
1867 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे यहाँ पर 5 रेलवे जोन हैं। कौन कौन से हो गए? मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे। इनके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। फिर आता है सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में जो रेल की परिवहन की शुरुआत की गई थी 2003 में पश्चिमी रेलवे की स्थापना जबलपुर में की गई थी। फिर यहाँ जो मैंने आप लोगों को कहा रेल परिवहन की जो लंबाई है हमारे यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो हमारे यहाँ रेल परिवहन की जो लंबाई है वो 5140 किलोमीटर है, परंतु इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग के तहत यहाँ पर कितनी बताई गई है? 9703 रेल मार्ग की लंबाई बताई गई है। फिर ये मैंने बताया था जो हबीगंज जो रेलवे स्टेशन है जो कहाँ पर है? भोपाल में है। इसका वर्तमान में नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। फिर वायु परिवहन मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि वायु परिवहन में मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 26 जुलाई 1948 को की गई थी। कहाँ से कहाँ तक की गई थी? तो ग्वालियर, इंदौर से ग्वालियर के मध्य की गई थी। ठीक है, इसमें 8 एयरपोर्ट बताए थे जो कि 5 संचालित है। उसमें से देवी अल्ल्या है जो कि इंदौर में है, राजा भोज है जो भोपाल में है, दुर्गावती, रानी दुर्गावती जो कहाँ पर है? जबलपुर में है। और क्या बताया था मैंने? जो विजय राजे सिंधिया है वो ग्वालियर में है। साथ ही साथ छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर है? खजुराहो में है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि जो निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां भी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियों में मैंने कौन कौन सी इंडस्ट्री बताई थी आपको? तो एक हो गए ग्रेसिम इंडस्ट्री जो कि उज्जैन के नागदा में है। फिर आता ओरिएंटल पेपर मिल, ये कहाँ पर है? शहडोल में है। और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री ये दमोह में है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में कुल 31 हवाई पट्टियाँ आती है। निजी क्षेत्र की 3 है और ऐसे ही माने तो 31 हवाई पट्टियाँ आती है। फिर मैंने बैंकिंग बताई थी। बैंक का मतलब क्या होता? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, यही बैंक कहलाती है। तो राज्य में बैंक की संरचना में सुधार किया गया और उनका विस्तार किया गया है। हमारे राज्य में बैंक की कुल संख्या कितनी? 8138 बताई गई है। फिर यहाँ पर बैंक से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है तो उसके बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? संचालित और सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इनका संचालन कौन कर रहा है? तो SBI बैंक द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मध्यांचल बैंक है। मध्यांचल बैंक भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, जैसे पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय सागर में है और इसका संचालन बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया जा रहा। फिर मैंने सहकारी बैंक बताई थी। तो सहकारी जो बैंक है वो त्रिस्तरीय पर कार्य करते हैं। एक हो गया राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक। तो ये कौन कौन सी कितने हैं ये भी बता दिया था। वाणिज्य बैंक बताए थे मैंने, जो सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। फिर मध्य प्रदेश में संचार, सूचनाओं, भावनाओं, इनका आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो संचार सेवा की प्रारंभ मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को की गई थी। किसके रूप में की गई थी? तो डाक तार परिमंडल के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय, जब इसकी स्थापना की गई थी प्रारंभ में, जब इसका मुख्यालय नागपुर में था, फिर 1965 में इसे कहाँ ला गया? भोपाल में इसको स्थानांतरित किया गया। फिर मैंने 18 में बताया 2018 में विदिशा में डाकघर पासपोर्ट और सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। डाक तार परिमंडल जो कि 1962 में स्थापित किया गया था, है ना। इसको पहले इसका जो मुख्यालय था नागपुर में हुआ करता था, 65 में कहाँ पर कर दिया गया? भोपाल में स्थानांतरित कर दिया। फिर दूरदर्शन मैंने कल बताया था, मैंने आप लोगों को दूरदर्शन तक पढ़ा दिया था कि दूरदर्शन सबसे पहले जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय दूरदर्शन की स्थापना की गई थी 1972 में। तो उस समय मध्य प्रदेश, अपन मध्य प्रदेश ही कहेंगे, तो मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। तो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर इसका जो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कब किया गया? तो भोपाल 1982 में भोपाल और इंदौर में इसका विस्तार किया गया था। फिर 1994 में DD मध्य प्रदेश चैनल की शुरुआत की गई थी और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला टीवी कहाँ पर बताया था मैंने? कस्तूरबा ग्राम इंदौर में बताया था। और टेलीफोन, प्रथम टेलीविजन स्टूडियो कहाँ पर बताया था मैंने? भोपाल में बताया था। ये मैंने यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। फिर मैंने कहा था आप लोगों को कि हम क्या पढ़ेंगे? आकाशवाणी से अगला वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ते हैं आकाशवाणी केंद्र। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1955 में कहाँ पर की गई थी? इंदौर में।
मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1955 में कहाँ पर की गई थी? इंदौर में की गई थी। इंदौर में की गई थी, जिसके पश्चात 1956 में भोपाल में तथा 1964 में ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए। तो सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1955 में की गई थी, जो कि कहाँ पर की गई थी? इंदौर में की गई थी। फिर उसके 6 साल बाद कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? कहाँ पर खोला गया? भोपाल में खोला गया। फिर बाद में 1964 में कहाँ खोला गया? ग्वालियर में। तो सबसे पहले तो हमने 55 में कहा इंदौर में माना, फिर 1956 में कहाँ पर किया है? भोपाल में। फिर 1964 में कहाँ पर किया गया? ग्वालियर में किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1955 में कहाँ पर की गई थी? इंदौर में की गई थी। फिर बाद में 1956 में भोपाल में की गई थी और 1964 में ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। वर्तमान में हमारे यहाँ पर राज्य में 26 आकाशवाणी केंद्र है। वर्तमान में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं हमारे यहाँ पर? 26 है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 26 है, जो कि संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने राज्य के कुल जिलों के अंतर्गत एफएम की अनुमति भी प्रदान की गई। आपने एफएम सुना होगा, जब पुराने समय में, जैसे अभी से नहीं, अभी तो टीवी चाहिए आ गया, टीवी रेडियो सब आ गया, पर इससे पहले रेडियो जो सुनते थे अपन एफएम, है ना, उसमें सिर्फ दृश्य नहीं दिखते थे, उसमें क्या दिखता था? सिर्फ केवल सुनते थे अपन। जैसे मान लेते जो अपने दादा दादी उससे पहले की पीढ़ी थी, तो वो क्या करते थे, जो भी देखना उनको, क्रिकेट देखना हो गया या फिर कुछ भी जो सुनना हो गया, समाचार सुनना हो गया, तो वो केवल वो रेडियो जो रहता था उसको क्या करते थे? उसमें सुनते थे। तो ये एफएम वही है। तो 26 आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हमारे राज्य में तो की गई है, साथ ही साथ एफएम की भी अनुमति प्रदान की गई है। तो आगे चलते, आदिवासी बोलियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कहा गया? आदिवासी की बोलियों को बढ़ावा देने के लिए वन्य आकाशवाणी केंद्र खोला गया है। क्या है? आदिवासी जो बोली है उसको बढ़ावा देने के लिए वन्य आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो वन्य आकाशवाणी केंद्र किससे संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? आदिवासी बोलियों को बढ़ावा देने के लिए ये आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। तो आदिवासी की बोली में जो भी यहाँ पर आकाशवाणी किया जाता था, मतलब जो भी बोला जाता था वो आदिवासी में बोला जाता था। तो आदिवासी की बोलियों को बढ़ावा देने के लिए वन्य आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? ये खंडवा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो यह है श्योपुर में। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती? उत्तर में, अर्थात श्योपुर जिले में पाई जाती। कोरकू जनजाति इधर पाई जाती, खंडवा बुरहानपुर इधर पाई जाती। तो क्या हो गया? कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? श्योपुर जिले में स्थापित किया गया। तो आप लोगों को आकाशवाणी केंद्र समझ में आया। इसकी स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1955 में की गई थी। 1955 में की गई थी। इसका मुख्य कहाँ पर की गई थी? इंदौर में की गई थी। 56 में कहाँ पर की गई? भोपाल में की गई। 64 में कहाँ पर की गई? ग्वालियर में की गई। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितने आकाशवाणी केंद्र? तो आप क्या कहोगे? 26 आकाशवाणी केंद्र है ना। फिर क्या हुआ? आदिवासी की बोलियों को बढ़ावा देने के लिए वन्य आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। कोरकू आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है? कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? खंडवा में है। और सहरिया सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पर है? यह है श्योपुर जिले में आता है। आया समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते फिर। अब कुछ और बचा है। इंदौर का सेंट्रल जेल, इंदौर में सेंट्रल जेल है, वहां पर भी एक एफएम की शुरुआत की गई है। उसका नाम क्या है वो बताती हूँ। तो इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एक क्या एफएम है जिसका नाम है जेल वाणी। क्या है? इंदौर की जो सेंट्रल जेल है ना, वहां पर इन्होंने खुद का क्या एक एफएम रेडियो बनाया है जिसका नाम क्या दिया गया है? जेल वाणी। क्या नाम दिया गया है? जेल वाणी। ठीक है। फिर आता है हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर के एफएम रेडियो का नाम क्या है? गौरववाणी है। जो हरिसिंह विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर का अर्थात जो कृषि संबंधी फर्स्ट विश्वविद्यालय है, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय क्या है? कृषि क्षेत्र का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। तो क्या हो गया? हरिसिंह गौर है ना, या गौर है, यहाँ और नहीं है।
हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में है, जहाँ पर इनका भी एक रेडियो FM रेडियो शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है, गौरववाणी है। आया समझ में? तो क्या हो गया, इंदौर के सेंट्रल जेल में जो FM रेडियो शुरुआत की उसका नाम क्या है, जेलवाणी। और हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में एक FM रेडियो शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है, गौरववाणी आता है, उसका नाम क्या है, गौरववाणी है। फिर आगे चलते हैं। अब आकाशवाणी केंद्र के बारे में जानते हैं कि आकाशवाणी केंद्र कितने होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया 26 आकाशवाणी केंद्र, परंतु हम इसमें से प्रमुख पढ़ेंगे, 26 तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से प्रमुख आकाशवाणी कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको इंदौर में सबसे पहले खोला गया था 1955 में। आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया सबसे पहले, 1955 में इंदौर में। तो आकाशवाणी केंद्र इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 22 मई 1955 को की गई थी। फिर दूसरा आता भोपाल में कब की गई थी, 1956 में की गई थी। फिर ग्वालियर में आता है तो 1964 को ग्वालियर में की गई थी, है ना। भोपाल में कब की गई थी, 56 में, और ग्वालियर में कब की गई थी, 64 में की गई थी। और जबलपुर और छतरपुर में भी 1964 में ही इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर में की गई थी सबसे पहले 55 में, भोपाल में 56 में, और ग्वालियर में 64 में, और अन्य जैसे जबलपुर और छतरपुर होगी इनको भी 64 में ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर भी आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1964 में की गई थी। रीवा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1977 को की गई थी, 1977 को। और सागर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1995 को की गई थी। ठीक है, आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी कब कौन सा। इंदौर का तो आपको पता होगा, पहला 55 में किया गया था, भोपाल का उसके बाद 56 में, 64 में ग्वालियर में, 64 में ग्वालियर के साथ साथ जबलपुर और छतरपुर भी आता है, और रीवा को 77 में और सागर को 55 में। ठीक है, चलो अब दूरसंचार पढ़ते। दूरसंचार का मतलब होता है, अभी दूरसंचार के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को, विचार को आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी वर्तमान में मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, सब टेलीग्राम, ये सब टेलीफोन, ये सब क्या हो गया, दूरसंचार यंत्र हो गए। जैसे आप देखते होंगे हमें दूरसंचार यंत्रों, जो हम मोबाइल से बात करते हैं वो हम कैसे मोबाइल से बात कर सकते हैं, तो हमारे अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट स्थापित की गई है। जैसे आप देख सकते हो ये सैटेलाइट हो गई, ये हो गया, ये हो गया, तो इनकी वजह से क्या करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात कर सकते हैं, है ना। इन सैटेलाइटों की वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात कर सकते हैं, चेहरे तक देख सकते हैं, वीडियो कॉल तक कर सकते हैं, है ना। तो क्या है, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना, दूरसंचार की स्थापना मध्य प्रदेश में 1974 में की गई थी। कब की गई थी, 1974 को की गई थी। दूरसंचार की सेवाएं की प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में 1974 में दूरसंचार सेवाओं की दूरसंचार सेवाओं को शुरुआत किया गया, उनकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जहां पर हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे जनजातीय क्षेत्र है जहां पर अभी तक क्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पर टावर वगैरह नहीं है, तो वो क्या किया जा रहा है, इस दूरसंचार यंत्र जो दूरसंचार है इसके तहत क्या किया जा रहा है, राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, दूरसंचार सेवाओं से जोड़ा जा रहा। उनके यहाँ पर भी टावर को लगाया जा रहा है ना, फिर उनको भी क्या है, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा सभी को। तो क्या हो गया, वर्तमान में राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। राज्य में 4G सर्विस तथा कुछ जिलों में 5G सर्विस इसके माध्यम से दी जाएगी। मतलब दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से कहीं कहीं पर 4G सेवाएं प्रदान की जाएगी, कहीं कहीं पर 5G सेवाएं प्रदान की जाएगी। राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं, राज्य के अंतर्गत जैसे अभी अपन वर्तमान में जैसे मोबाइल में सिम कार्ड एयरटेल का आ गया, BSNL का आ गया, जियो का आ गया, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमें सुविधा प्रदान कर रहे हैं, दूरसंचार के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां हो गई, एक तो BSNL हो गई, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, आइडिया हो गई, वोडाफोन हो गया, अपनी सेवाएं राज्य में उपलब्ध करा रहे। ये जो कंपनियां हैं वो हमें क्या कर रही है, इंटरनेट से संबंधित, दूरसंचार सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही है, करती है ये। मध्य प्रदेश में एयरटेल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा मानी जाती है। मध्य प्रदेश में एयरटेल के नाम से प्रारंभ की गई एक दूरसंचार सेवा, जिसको क्या पहली निजी दूरसंचार सेवा के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा दूरसंचार क्या हो गया, मतलब जो अधोसंरचना हम पढ़ने जा रहे थे वो
कंप्लीट हो गया। तो आज से हमारा अधोसंरचना कंप्लीट हो गया। तो अगला जब मैं आप लोगों को कल वीडियो बनाऊंगी मतलब भेजूंगी, है ना, तो अगला हम पढ़ेंगे वित्तीय संस्थाएं, है ना। हमारे जो इकोनॉमी के सिलेबस में वित्तीय संस्थाएं भी उनके बारे में जानेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं हमें पढ़ना है। जैसे ये सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है ना। फिर यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया वो जानते। पहले हमने G20 पढ़ लिया, सार्क पढ़ लिया, आसियान ये संस्था तो हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी पढ़ा दिया था, एक जिला एक उत्पादन भी पढ़ा दिया था, अधोसंरचना जो हमने अभी कंप्लीट करी, और एमएसएमई भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और सतत विकास लक्ष्य ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जाएंगे, अभी हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो वित्तीय संस्थाएं, हम ये वाला पढ़ेंगे। वित्तीय संस्थाएं जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये सभी संस्थाएं क्या आती है, बैंक से संबंधित ही, यह भी जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो अधोसंरचना वाला जो टॉपिक था वो 4 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 2-3 लेक्चर में भी कंप्लीट हो जाता, परंतु हमारे यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, जो वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाई। तो इसलिए मैं क्या करती, मैंने आपको 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। तो अभी वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर वित्तीय संस्थाएं वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।